नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। गए कुछ एपिसोड में हमने देखा कि त्रिदोष क्या होते हैं, पंचमहाभूत क्या होता है, शरीर किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद अगर हमें समझना है तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको धातु के बारे में बताने वाली हूँ। तो धातु मतलब क्या? तो जो देह धारण के लिए मदद करते हैं और किसी का पोषण करते हैं, उन्हें धातु कहा गया है। तो ये धातु कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातु हमारे शरीर में होते हैं। तो ये 7 धातुओं के उपधातु भी होते हैं। तो ये उपधातु जो है वो देह धारण तो करते हैं, लेकिन वो किसी और का पोषण नहीं करते। तो बेसिकली धातु और उपधातु में ये बेसिक डिफरेंस है। धातु जो है वो देह धारण के लिए मदद करते हैं और उसी के साथ में खुद का और अन्य धातुओं का पोषण करने के लिए भी मदद करते हैं। और उपधातु जो है वो देह धारण करते हैं लेकिन किसी का पोषण नहीं कर पाते। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अभी ये जो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके 7 धात्वाग्नि होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 13 अग्नि होते हैं, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 होता है जाठराग्नि मतलब कायाग्नि। तो 5 भूताग्नि मतलब हर एक पंचमहाभूत का अपना खुद का अग्नि, मतलब पृथ्वी महाभूत अग्नि, आप महाभूत अग्नि, तेज महाभूत अग्नि, वायु महाभूत अग्नि और आकाश महाभूत अग्नि। तो ये 5 महाभूतों के 5 भूताग्नि हो गए। वैसे 7 धातु के 7 धात्वाग्नि होते हैं। तो हर एक धातु का अपना एक अग्नि होता है। जैसे कि रस धातु का रसाग्नि, रक्त धातु का रक्ताग्नि, मांस धातु का मांसाग्नि, अस्थि धातु का अस्थि अग्नि, मज्जा धातु का मज्जा अग्नि, मेद धातु का मेद अग्नि, शुक्र धातु का शुक्र अग्नि। तो ऐसे 7 धातु के अपने अपने खुद के अग्नि होते हैं। और जो 13वां अग्नि है वो है जाठराग्नि, जिसे हम कायाग्नि भी बोलते हैं। जो हमारी पाचन शक्ति है, जो हम आहार लेकर उसका आहार रस में रूपांतर करने के लिए जो अग्नि होता है वो है हमारा जाठराग्नि, वो है हमारा कायाग्नि। तो इस प्रकार ये 13 अग्नि होते हैं। तो हम बात कर रहे थे 7 धातु के 7 धात्वाग्नि के बारे में। अभी जो 7 धात्वाग्नि है वो आहार में से अपने लिए जो भी पोषक तत्व है वो लेते हैं, उसका पाचन करते हैं और फिर उसका 3 हिस्सों में विभाजन होता है। एक होता है स्थूल सार विभाग, दूसरा होता है सूक्ष्म सार विभाग और तीसरा होता है किट्ट विभाग। ये जो स्थूल सार विभाग है उससे उस धात्वाग्नि का उसका खुद का धातु बनेगा। मतलब मानो रस धात्वाग्नि ने अगर आहार रस में से रस धातु पोषक अंश लिया, उसका पाचन किया, तो जो भी स्थूल सार भाग बनेगा तो उससे रस धातु का पोषण होगा, मतलब रस धातु बनेगा। अभी ये पाचन करने के बाद जो सूक्ष्म सार बनता है तो वो सूक्ष्म सार से रक्त धातु का पोषण होगा। और ये दोनों पोषण होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो उससे बनता है मल भाग, मतलब किट्ट भाग। तो इसी प्रकार हर एक धात्वाग्नि से आहार रस में से जो भी उनके लिए पोषक तत्व है वो लेकर उनका पाचन कर कर 3 हिस्सों में विभाजन होता है, स्थूल सार भाग, सूक्ष्म सार भाग और किट्ट भाग। तो इस प्रकार ये 7 धात्वाग्नि हमारे शरीर में कार्यरत होते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ये जो 7 धातु है इनका पोषण किस तरीके से होता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में 3 अलग अलग न्याय बताए हैं। पहला है केदारकुल्य न्याय, दूसरा है क्षीरदधि न्याय और तीसरा है खलेकपोत न्याय। केदारकुल्य न्याय में केदार मतलब खेत, जो खेत होते हैं, जो फार्म्स होते हैं वो। कुल्या मतलब पाट, जो बांध होते हैं। मतलब अगर आप खेतों में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मिट्टी के अलग अलग बांध होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक फार्म में पानी धीरे धीरे जाता है। तो यही प्रकार हमारे शरीर में भी होता है। जब हम आहार सेवन करते हैं, जाठराग्नि द्वारा वो आहार का आहार रस में निर्मित होती है। अभी ये जो आहार रस है धीरे धीरे एक एक करके हर एक धातु की तरफ जाएगा। पहले वो जाएगा रस धातु, फिर रक्त धातु, फिर मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और फिर सबसे आखिरी में शुक्र धातु की तरफ जाएगा। और इनके पास जाने के बाद इनके जो धात्वाग्नि है वो अपने लिए जो पोषक तत्व है वो लेंगे और उनका पाचन करेंगे। तो ये हुआ अपना केदारकुल्य न्याय। दूसरा न्याय है कि क्षीरदधि न्याय। तो क्षीर मतलब दूध, दधि मतलब दही। तो जिस प्रकार दूध को गर्म करने के बाद अगर उसमें अम्ल रस पड़ जाता है तो उसका दधि में रूपांतर होता है। दधि मतलब दही में रूपांतर होता है। अभी इस दही पर अगर हम मंथन संस्कार करते हैं
तो इसमें से मक्खन सेपरेट होने वाला है और छाछ सेपरेट होने वाला है, बटर सेपरेट होगा और बटर मिल्क सेपरेट होगा। ये जो तैयार हुआ मक्खन है या फिर बटर है, इसको अगर हम अग्नि संस्कार देते हैं, मतलब गर्म करते हैं इस मक्खन को, तो उससे घी तैयार होने वाला है। तो इस प्रकार दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी तैयार होता है। इसी का मतलब ये है कि दूध से भी ज़्यादा दही, दही से भी ज़्यादा मक्खन और मक्खन से ज़्यादा घी जो है वो सबसे ज़्यादा सारवान ऐसा वो पदार्थ है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी, मतलब ये क्षीरदधि न्याय के अनुसार हमारे शरीर में भी धातुओं का पोषण होता है। मतलब आहार रस से रस धातु का पोषण, रस धातु रक्त धातु का पोषण करता है, रक्त धातु से मांस धातु का, मांस मेद धातु का, मेद अस्थि, अस्थि मज्जा का और मज्जा शुक्र धातु का पोषण करता है। और सबसे आखिरी जो शुक्र धातु हमारा जो है, ये सबसे ज्यादा सारवान है, ऐसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये हुआ क्षीरदधि न्याय। तीसरा है खलिकपोत न्याय। जिस प्रकार आंगन में अगर आप धान्य डालते हो तो जो कबूतर जो है वो उन्हें जितना चाहिए उतना दाना चुग लेंगे और वो उड़ जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये आहार रस जो है वो पूरे शरीर में हमारे घूमते रहता है। तो उस समय हर एक धातु उस आहार रस में जो भी उनके लिए पोषण तत्व है वो लेंगे और उनका पाचन करेंगे। तो ये हुआ हमारा खलिकपोत न्याय। तो ये 3 न्याय जो बताए हैं, केदारकुल्य न्याय, क्षीरदधि न्याय और खलिकपोत न्याय, अभी इन 3 न्याय के अनुसार जब धातु पोषण होता है तो धातु उत्पत्ति के लिए कितना समय लगता है वो हम देखते हैं। तो किसी ग्रंथों में बताया गया है कि आहार रस से हर एक धातु बनने के लिए 1 दिन लगता है। मतलब आहार रस से रस धातु बनेगा 1 दिन में, रक्त धातु बनेगा दूसरे दिन में, मांस धातु बनेगा तीसरे दिन में। ऐसे करते आहार रस से शुक्र धातु जो है वो 7वें दिन पे बनेगा। और किसी ग्रंथ में कहा गया है कि हर एक धातु बनने के लिए 6 दिन लगते हैं। तो उस प्रकार आहार रस से शुक्र धातु अगर बनना है तो उसके लिए 42 डेज लगेंगे। जब हम औषधि द्रव्य लेते हैं तो उनसे उत्पत्ति काल जो है वो जल्दी होता है। तो अभी तक हमने देखा कि 7 धातु कौन से हैं, उपधातु क्या होता है, धात्वाग्नि क्या होता है, धात्वाग्नि से पोषण कैसे होता है, धातु पोषण के 3 अलग अलग न्याय कौन से हैं, ये हमने देखा। अब 7 धातुओं के बद्दल मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो सबसे पहला है रस धातु। रस धातु जो हमारे शरीर में जलीय अंश है उसे हम रस धातु कह सकते हैं। मॉडर्न साइंस में जिसको लिम्फ बोला गया है तो उसका कंपैरिजन हम रस धातु के साथ कर सकते हैं। रस धातु का कार्य होता है प्रीणन करना। उसके आगे का धातु है रक्त धातु। रक्त धातु मतलब ब्लड। रक्त धातु का कार्य होता है जीवन। हम जो भी श्वास लेते हैं, श्वास मार्फत हमारे फेफड़ों में जो प्राण वायु जाता है तो वहां पर वो रक्त धातु में मिश्रित होकर पूरे शरीर भर उसे पहुंचाना, ये रक्त धातु का काम है। और हम सभी को मालूम है कि हमारे जीवित रहने के लिए हमें प्राण वायु कितना जरूरी है। तो इसीलिए रक्त धातु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है जीवन। रक्त धातु को जीवन ऐसा भी कहा गया है। तीसरा धातु है हमारा मांस धातु। मांस धातु मतलब मसल्स। मांस धातु का काम है लेपन करना। हमारा जो भी बोनी स्ट्रक्चर है या फिर हमारे जो भी वाइटल्स ऑर्गन है तो उनको लेपन करना, उनको कवर करना, ये मांस धातु का काम है। उसके बाद में आता है मेद धातु। तो मेद धातु मतलब हमारे शरीर में जो भी चर्बी है, एडिपोज टिश्यू है, फैट है, उसे मेद धातु कहा जाता है। इसका कार्य है स्नेहन करना, हमारे शरीर में स्निग्धता तैयार करना, ऊष्मा मेंटेन करना। तो ये मेद धातु का काम होता है। उसके बाद में आता है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु मतलब बोन। हमारे शरीर में जो भी बोन्स है वो है हमारे अस्थि, उसी का मतलब है अस्थि। अगर सपोज हमारे शरीर में अस्थि होते ही नहीं तो हमारा शरीर जो है वो एक मांस का गोला रहता, उसको कोई आकार उकार नहीं रहता। तो इसीलिए देह धारण हेतु ये हमारे अस्थि धातु हमें मदद करते हैं। उसके बाद में आता है मज्जा धातु। मज्जा धातु मतलब बोन मैरो। ये मज्जा धातु का कार्य है प्रीति या फिर स्नेहन करना। मज्जा धातु का रक्त निर्मित में भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। सबसे आखिरी है हमारा शुक्र धातु। ये सबसे ज्यादा सारवान ऐसा धातु होता है हमारे शरीर में प्रजनन के लिए जो भी हमें मदद करते हैं तो उसे शुक्र धातु बोला जाता है। पुरुष की जगह पर जो सीमेन होता है उसे हम शुक्र धातु कहते हैं और स्त्री में जो आर्तो होता है या फिर जो स्त्री बीज है उसे शुक्र धातु बोलते हैं। तो इस शुक्र धातु का कार्य होता है कि गर्भ उत्पत्ति करना, पुनरुत्पादन करना। तो इस प्रकार ये जो सप्त धातु है वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। इनका डिटेल में विवेचन मतलब इनका कार्य क्या है, इनका प्रमाण क्या है, इनके धातु कौन से, मल कौन से, ये पूरा डिटेल जो विवेचन है वो मैं अगले किसी वीडियो में करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक
Stay healthy and be at peace and bliss. Bye bye.